Assalamu alaikum bachcho. Today let us start with our bridge course activity number 4, which is all about your grammar part. So let us continue with today's activity. Now see, in the beginning some instructions are given for teachers, parents and also the facilitators who are going to guide you for this course, right? So this is actually only meant for the teachers and parents. Your parents can also read this if they wish to. Okay, so next part is all about how to carry on with the activities, how the students are supposed to do this. So here you can see, while reading the given passage, underline the important points. Today we are again going to do summary writing. So here you are going to read the passage thoroughly, एकदम सही से पढ़ना है और फिर उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको लगते हैं इम्पोर्टेंट है, उन्हीं पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है. सेकंड, कलेक्ट एंड पुट द अंडरलाइन पॉइंट्स टुगेदर. फिर उसके बाद जो पॉइंट्स आप अंडरलाइन करते हैं उन्हीं पॉइंट्स को आपको जॉट डाउन करना है. जॉट डाउन मतलब क्या? सॉरी, सारे पॉइंट्स एक साथ लिखने हैं. देन यूज़ प्रॉपर वर्ड्स, फ्रेजेस, idioms टू जॉइन दोज सेंटेंसेस टुगेदर. फिर आपको उन अलग अलग जो आपने पॉइंट्स बनाए हैं उनको सही प्रॉपर वर्ड्स, यानी उसमें शायद प्रपोजिशंस हो सकते हैं या आपके दिल के कोई वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रेजेस या इडियम्स. अगर आपको लगता है तो आप किसी मुहावरे का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, सो दैट आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पैसेज में से चुने हैं उसी को आपको खुद के सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है. देन सी द थर्ड पॉइंट, अवॉइड अननेसेसरी पार्ट और पॉइंट्स. ये बहुत अहम हिस्सा है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल राइटिंग समरी. जब हम किसी भी स्टोरी की बोलिए या किसी भी टॉपिक पे समरी रखते हैं, लिखते हैं, तो आपको जो भी टॉपिक दिया है, जैसे इट कैन बी अ स्टोरी, इट कैन बी अ पैराग्राफ, इट कैन बी अ न्यूज़, एनीथिंग इट कैन बी. सो उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे रहते हैं विच आर रिपीटेड अननेसेसरली. तो हमको उनका रेपिटेशन जो है उसको अवॉइड करना है. एंड फॉर दैट सेक हमको उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करके फिर खुद का सेंटेंस बनाना पड़ता है. फॉर दिस आई विल बी हेल्पिंग यू फर्दर. देन फर्दर आपको दिया है पुट ऑल द पॉइंट्स इन लॉजिकल ऑर्डर. यस, फिर उन्हीं पॉइंट्स को हमको लॉजिकल, यानी सपोज डिसेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर है, कोई स्टोरी होती है तो एक के बाद क्या होता है उसको कंटिन्यू ऑर्डर में लिखना है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ थिंक अबाउट सुटेबल टाइटल. जो आपका टाइटल, आपको क्या लगता है कि इस पैराग्राफ को या इस स्टोरी को आप कौन सा टाइटल दे सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसको आपको ऑलमोस्ट 1 मार्क, 1 full mark is allotted, right? Now next, see further. Now for your help, यहाँ पे आपको देखिए एक पैराग्राफ दिया गया है. रीड द गिवन इंफॉर्मेटिव पैसेज एंड समराइज इट, गिव सूटेबल टाइटल टू इट. सी, यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ. इफ़ यू वांट, मैं एक बार इसका रीडिंग करके बताती हूँ. Education is not an end but a means to an end. So here we can underline it is a means of something. In other words, we do not educate children only for the purpose of educating them. The purpose is to make them fit for life. So here we are talking about the purpose of education. As soon as we realize this fact, we will understand that it is important to choose a system of education which will really prepare children for their life. So यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि that we prepare children for their life. So these are the important points that I am going to underline. जब आपको लगेगा आपको सही क्या points लगते हैं, आपको उसके हिसाब से उसको underline करना है. Now come to the second paragraph. In many modern countries, it has for some time been fashionable to think that by free education for all, whether rich or poor, clever or stupid, one can solve all the problems of society and build a perfect nation. But we can already see that free education for all is not enough, because we can find in such countries a large number of people with university degrees that than there are jobs for them to fill. Means यहाँ पे पैराग्राफ में हमको बताया गया है that people are giving, or the government is giving preference to free education. But here this paragraph tells you that though modern countries are facilitating free education so that
every person, every child from the society should be educated. सोसाइटी का हर एक बच्चा, हर एक इंसान एजुकेटेड होना चाहिए, ये उनकी क्या है, एक्सपेक्टेशन है. बट व्हाट दे आर सेइंग, पर फ्री एजुकेशन से इतना हासिल नहीं होता, बिकॉज ऐसे कंट्रीज़ में क्या होता है फिर, दैट पीपल विथ डिग्रीज आर देयर, बहुत सारा तादाद बहुत होती है कि हाँ सब लोग के पास डिग्री है, बट क्या उनके लिए उतने जॉब अवेलेबल होते हैं? नो. नाउ थर्ड पैराग्राफ, we have only to think for a moment to understand that the work of completely uneducated farmer is far more important than that of a professor. We can live without education, but we die if we have no food. If no one cleaned our streets and took the rubbish away, we could get terrible disease. Right? So here this paragraph is talking about the work. Okay? Though people are not educated, though people are uneducated, like farmer, or there are many people those who clean, right? So here people are, though these people are not educated, उनका काम हमारे लिए क्या रखता है, मायने रखता है. बिकॉज अगर वो लोग नहीं रहेंगे तो हमारी सोसाइटी में गंदगी बढ़ सकती है, उससे बीमारियाँ फैलेंगी. फार्मर एक ऐसा इंसान है कि वो शायद उतनी डिग्री हासिल नहीं करता, लेकिन क्या अगर फार्मर नहीं रहेंगे, सारे फार्मर्स भी एजुकेटेड हुए, पढ़ाई उन्होंने किया, फ़ॉरेन जाके सेटल हुए, कोई जॉब करते हुए, तो फिर हमको अनाज कहाँ से मिलेगा? Isn't this to be thought about? इस ये टॉपिक हमको सोचने के लिए मजबूर करता है. So this is what the education is telling you. And the fourth paragraph is about, in fact, when we say that all of us must be educated, we mean that all of us must educate in such a way that first, each of us can do whatever job is suited to his brain and ability, right? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जब हम किसी की भी एजुकेशन के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है कि ये देखना है कि कौन सा जॉब है या कौन सा काम आप जो पढ़ाई करने वाले हैं वो कौन से काम के लिए सूटेबल है. क्या आपका ब्रेन या आपकी जो कुव्वत है, आपकी एबिलिटी है, क्या वो उसके लिए लायक है, आप उसके लिए सूट करते हैं? अदरवाइज डॉक्टर्स हज़ारों होते हैं, इंजीनियर्स हज़ारों होते हैं, राइट? लेकिन क्या सारे डॉक्टर्स उतने फेमस होते हैं? क्या सारे डॉक्टर्स के हाथ से मरीज़ उतने अच्छे से अच्छे नंबरों में सेहत हासिल करते हैं? नो, ऑल डॉक्टर्स डोंट बिकम फेमस. तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस दिया गया है कि अपने दिमाग, अपनी एबिलिटी के हिसाब से जॉब आपको चुनना है एंड अकॉर्डिंगली आपका एजुकेशन आपको चुनना है. सेकेंडली, that we can realize that all jobs are necessary for society, and it is very bad to be ashamed of one's work or to scorn someone else's. Only such type of education can be called valuable to society. और यहाँ पे सेकेंड इम्पोर्टेंस देते हैं वो इस बात को कि हमको ये भी ज़रूरी देखना है कि हर एक जॉब सोसाइटी के लिए ज़रूरी है. And it is very bad, like for example, if I am a rich man or if I am an officer, तो रास्ते से जाने वाला जो झाड़ू वाला है, मैं उसकी तरफ स्कॉर्नफुली, मतलब एकदम गुस्से से या चिढ़कर देखती हूँ, छी, देन इट इज़ वेरी बैड. क्योंकि वो है लोग, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी साफ़ है, वो लोग हैं इसलिए हमको बीमारियों से हम आराम से फ्री है. हम लोग इतने ईजीली डिसीज़ेस को क्या करें, मतलब हम बीमार नहीं पड़ते हैं. सो दिस इज़ वॉट टू बी थॉट अबाउट. तो वो कहते हैं कि ऐसा एजुकेशन हमारी सोसाइटी के लिए अहमियत रखता है, राइट? तो अभी इस 4 पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड आपको आगे देखिए उसकी समरी दी गई है. हाउ शॉर्ट इट इज़, सी द टाइटल इज़ ऑल्सो गिवन. हमने शुरुआत में ही देखा था कि आपको इसको टाइटल देना ज़रूरी है. सो द टाइटल इज़ पर्पज़ ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन देने का रीज़न क्या है, ठीक है? नाउ सी द शॉर्ट एंड स्वीट समरी ऑफ द पैराग्राफ जो आपको इतना बड़ा दिया गया था वो है, द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक चिल्ड्रन फिट फॉर लाइफ. हमने इसको अंडरलाइन किया था. सम मॉडर्न कंट्रीज थिंक दैट फ्री एजुकेशन विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. रादर, फ्री एजुकेशन हैज़ क्रिएटेड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द एजुकेटेड एंड फॉल्स सेंस ऑफ डिग्निटी. अभी यहाँ पर उन्होंने खुद के अल्फाज यूज़ किए हैं. सभी बच्चों को शायद ये यूज़ करने में दिक्कत होगी, लेकिन यू कैन मैनेज इन द गिवन वर्ड्स. जो आपको अल्फाज दिए हैं, सेंटेंस दिए गए हैं, उसी का सही से इस्तेमाल करेंगे तो भी काफ़ी है. दे कंसिडर इट बिलो डिग्निटी टू डू अ लो वर्क, बट मैनुअल वर्क इज़ नेसेसरी. तो यहाँ पर दिया गया है कि लो वर्क हमारे, जैसे मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो मैं क्यों भला झाड़ू मारने का काम करूँ?
दिस इज़ वेरी बैड। तो यहाँ पे वो बताते हैं कि मैनुअल वर्क इज़ नेसेसरी। इफ़ फूड इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एंड स्ट्रीट्स आर नॉट क्लीन वी कैन नॉट लीव। ये बताया गया है कि खाना अगर हमारा अनाज ही पैदा नहीं हुआ, बनाया नहीं गया, रास्ते साफ नहीं हुए कि तो क्या हम ऐसी गंदी या फिर भूखे सोसाइटी में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वी कैन डिस्पेंस विथ इंटेलेक्चुअल वर्क बट नॉट विथ मैनुअल वर्क। हम एक बार इंटेलेक्चुअल काम करने से अगर एक दिन भी रुकते हैं तो भी चलेगा। फॉर एग्जांपल सपोज ऑफिस में कुछ वर्कलोड है, एक दिन भी आप काम पे नहीं जाते हैं तो चलेगा। लेकिन अगर इसी तरीके से आप बोलेंगे नहीं चलो मैं महीना भर खाना ही नहीं खाता हूँ, क्या चलेगा? महीना भर में डस्टबिन घर का कचरा बाहर फेंकूंगा ही नहीं, घर में ही रखूंगा, क्या वो चलेगा? बिल्कुल नहीं। सो एजुकेशन शुड टीच वर्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी एंड एबिलिटी and it is not good to be ashamed of any work because all jobs are necessary for society। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपनी काबिलियत के हिसाब से आपको जॉब चुनना है और दूसरे के काम की तरफ भी अशेम लाइक बोलते ना उसको कम नहीं मानना है। सभी जॉब्स हमारी सोसाइटी के लिए ज़रूरी है। ओके सो ये समरी आपको पैराग्राफ दिया गया है, आपको ये समरी लिखनी है आपके नोटबुक में। ओके दिस हैज़ टू बी राइट रिटन। अभी उसके बाद आपको देखो यहाँ पे दिया गया है कि आपको एक पैराग्राफ बोलो या स्टोरी दी जाएगी। सो फॉर योर हेल्प मैं वापस आपको एक छोटी सी स्टोरी देती हूँ जो आपने स्कूल लेवल में किए गए हैं यूनिटी स्ट्रेंथ के बारे में। और शॉर्ट पैराग्राफ और न्यूज़ हम नहीं करेंगे, सिर्फ स्टोरी के ऊपर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ। देखो यूनिटी स्ट्रेंथ आपने स्टोरी पढ़ी होगी। अ फ्लॉक ऑफ pigeons was searching for food. They flew till they were very tired. One little pigeon saw some rice grains under a tree. He told the others about the grains. All the pigeons descended, नीचे उतरे to eat. Suddenly they were trapped in a net set by a hunter. जैसे ये पिजन, यहाँ पे स्टोरी का मतलब क्या पता चलता है कि एक पिजन्स का कबूतरों का झुंड आसमान में खाने के लिए घूम रहा था, उड़ रहा था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे उतरते हैं जहाँ पर लकीली उनको एक उसमें से छोटा पिजन क्या दिखता है, दाने दिखता है। वो नीचे उतर तो जाते हैं लेकिन क्या होता है जैसे वो नीचे उतरते हैं वो वहाँ पर एक जाला बिछाया रहता है, एक हंटर ने, शिकारी ने, उसमें ट्रैप होते हैं, फंस जाते हैं। द हंटर वॉज कमिंग टू किल दिम। जैसे ही वो फंसते हैं हंटर उनको देख लेता है, शिकारी। एंड द लीडर टोल्ड द पिजन्स। लेकिन इस हालत में सब पिजन्स क्या होता है, डर जाते हैं। तो लेकिन उनका लीडर जो है वो बिल्कुल नहीं डरता है। वो तो इनफैक्ट उनको क्या देता है, इनकरेज करता है, बोलता है डरना नहीं, डू नॉट बी अफ्रेड, डू व्हाट आई से एंड वी विल बी फ्री। बिल्कुल डरो मत, मैं जो कहता हूँ वैसे ही करो, हम सब आज़ाद हो जाएंगे। ये सुनने के बाद द pigeons listened to the leader. He said, alone we can do nothing, but if each of us carries a bit of the net in our beaks, we can fly with the net. The pigeons obeyed. तो वो कहता है, जो लीडर है उनका, वो कहता है अकेले तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम एक अपने ग्रुप में से हर एक पिजन अपनी चोंच में अगर ये जाला पकड़ने की कोशिश करता है और हम अगर साथ में एक साथ ऊपर उड़ते हैं तो डेफिनेटली हम आज़ाद हो सकते हैं। पिजन्स वैसा ही करते हैं जैसे कि उनका लीडर कहता है। एंड दे फ्लू व्हेन देयर लीडर सेड फ्लाई, दे कैरीड द नेट अप इनटू द स्काई। जैसे वो फ्लाई कहते हैं, सब एक साथ उड़ते हैं और क्या होता है डेफिनेट। Now see the summary. A flock of tired and hungry pigeons is trapped by a hunter. When the hunter was about to kill them, they flew with the trap as their leader guided, and their friend Mouse and his team set them free. तो यहाँ पर बताया गया है कि कैसे भूखे और थके हुए कबूतरों का झुंड एक जाले में फंस जाता है शिकारी के, लेकिन जैसे वो शिकारी उनको पकड़ने के लिए, मारने के लिए आगे बढ़ता है, जैसे उनका लीडर बताता है वैसा करने से सारे के सारे कबूतर क्या हो जाते हैं, आसमान में उड़ते हैं और आगे जाके उनका एक चूहा जो दोस्त रहता है वो मदद करता है और वो सारे बच जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्टोरी की मॉरल क्या है स्टोरी का, यूनिटी स्ट्रेंथ, यानी एक साथ काम करने से क्या हो गया, वो पिजन सब क्या हो गए, आखिर जीत गए और बच। फिर इसी तरीके से देखो आपको दिया गया आगे कि कोई भी एक मूवी, किसी भी एक्सीडेंट के बारे में आपको लिखना है, कोई भी शॉर्ट पैसेज आपको लिखना है, इसके लिए भी मैंने आपको एक छोटा सा पैराग्राफ आगे दी हूँ, नॉट पैराग्राफ बट शायद आपने MS धोनी के बारे में मूवी सुनी होगी, राइट। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, यानी यहाँ पर हम शॉर्ट में लिख सकते हैं द मूवी टॉक्स अबाउट MS धोनी सक्सेस इन क्रिकेट।
It also tells about his personal life, friends, family, etc. It tells about how Dhoni progressed from a middle class boy into a cricket icon with his hard work, perseverance and dedication. ये भी short and sweet summary हो सकती है, right? सो हियर आपका पूरा एक्टिविटी पे बुक की जो दी थी वो कंप्लीट होती है. आपको इसमें से तीनों समरीज़ आपके नोटबुक में कॉपी करने हैं. ठीक है. हैव अ गुड डे.